हेलो एवरीवन, आई विश यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम साइकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद डिकोडिंग द वर्ड साइकोलॉजी। आखिर साइकोलॉजी, देखो साइक ग्रीक वर्ड से आया है। दोनों ही शब्द साइक एंड लोगोस ग्रीक ओरिजिन के हैं। साइक मतलब कि सोल, आपके अंदर आत्मा जो होती है, आत्मा होती है वो, एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ सोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ओके, ये दोनों ही रूट वर्ड्स जो हैं 16th सेंचुरी में आपस में कंबाइन किए गए थे और इससे हमें मिला साइकोलॉजी एज होल। फाइन। एट द टाइम उस वक्त की बात हो रही है, 16th सेंचुरी में ह्यूमन की सोल, स्पिरिट और माइंड, इन सब को डिस्टिंक्ट एक अलग तरीके से देखा जाता था। लाइक ये बॉडी से अलग हैं, इन सबको अलग तरीके से देखा जाता था। चूँकि हम साइकोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी होती क्या है। जिस इसके वर्ड्स को डिसिफर करने से आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा कुछ उसके बारे में समझ में आएगा। ओके, तो साइंटिफिक स्टडी किसकी? बिहेवियर और माइंड की, उसे ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। इसके मेन डेफिनेशन में ना बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो बिहेवियर की स्टडी कर रहा होता है। कोई भी, अब बिहेवियर क्या होता है? किसी भी एक्शन को बिहेवियर कह सकते हैं। किसी भी एक्शन के टुवर्ड्स आने वाला रिएक्शन भी बिहेवियर ही होता है। साइकोलॉजिस्ट माइंड की स्टडी करता है। ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसी स्टेट्स जो एक्चुअली देखी नहीं जा सकती। देखो, थॉट्स को देख सकते हैं नहीं, फीलिंग्स नहीं, आपके परसेप्शंस क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, है ना, आपकी कोई पुरानी या प्रेजेंट की मेमोरीज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते। बट ओके, यू कांट क्वेश्चन देयर एग्जिस्टेंस एज वेल। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी को ही हम साइकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। ये साइंटिफिक स्टडी, अब यहाँ पे साइंस भी जुड़ चुका है। उन सारी चीज़ों की स्टडी जो विच इज़ समवेयर रिलेटेड टू आवर माइंड एंड देयर existence could not be questioned but they cannot be seen as well at the same time। ये सारी चीज़ों को आप जस्ट फील कर सकते हैं। उन हर एक चीज़ की स्टडी को ही हम साइकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। साइकोलॉजी जो होता है वो अप्लाइड भी है और एकेडमिक भी है। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट को अप्लाइड कहूँ, लाइक ये अप्लाइड साइंसेज है, तो मतलब कि यहाँ पे और बाकी हर एक सब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, फॉरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है, तो वहाँ पे हम केमिस्ट्री का भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स का भी यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ साइकोलॉजी का भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम बायो का भी यूज़ करते हैं, आर्ट्स भी कहीं ना कहीं, लॉ, ऐसे करके बहुत सी फील्ड ना फॉरेंसिक में आ जाती है। तो वैसे ही साइकोलॉजी भी है। यहाँ पे आपको साइंस भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप ह्यूमन बिहेवियर का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी स्टडी कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपको फिलोसॉफिकल जो भी चीज़ें वो भी यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ह्यूमन के माइंड की, उनके बिहेवियर की और माइंड बिहेवियर इंटरेक्शन, मतलब माइंड बिहेवियर इंटरेक्शन की का क्या मतलब है कि आपका माइंड कैसे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ आ रही है जो कि आपके बर्ताव में झलक रही है। तो वो सारी चीज़ों की स्टडी हम साइकोलॉजी में करते हैं। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन तो इनफ है इस सब्जेक्ट का। ओके, तो देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ये मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल इलनेसेस जो होती है ना, लोगों को अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हो गए, इन सब की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। आपके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, अगर आप किसी को मोटिवेशन देंगे तो कहीं ना कहीं उसके माइंड पे वो इफ़ेक्ट करेगा, और वही माइंड पे जो इफ़ेक्ट करेगा वो उसके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली नज़र आने लगेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है, सेल्फ हेल्प के लिए होती है। बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स भी आपने देखी होगी, है ना। तो जो अपनी लाइफ में होप्स खो चुके होते हैं, बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं, उनके लिए भी कहीं कहीं काउंसलिंग कराई जाती है अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो वो सारी चीज़ भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। और भी बहुत से अलग अलग एरियाज़ है, जैसे कि हेल्थ हो गया, डेली लाइफ स्टाइल्स हो गए। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान बस दिमागी रूप से सोच रहा होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ, ये है वो है, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है इतना। तो उन चीज़ों के लिए भी आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं साइकोलॉजी के। ओके, तो इतना इंट्रोडक्शन तो आई थिंक सो इनफ था। एंड अब देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। साइकोलॉजी के बारे में तो हमने बहुत सारे ज्ञान ले लिया। अब देखते हैं साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है।
तो वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं एंड एडवाइस देते हैं उन लोगों को जो किसी ना किसी मेंटल इलनेसेस से जूझ रहे होते हैं। बट ओके, ये इतने में ही लिमिटेड नहीं है साइकोलॉजिस्ट का काम कि सिर्फ वो मेंटल इलनेसेस से जूझ रहे लोगों की हेल्प करे। इट इज़ फार मोर देन दैट, फार मोर देन ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम एंड मेंटल इलनेसेस। साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो ये चीज़ों को भी समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि एक मिस्ट्री होती है ना कि ह्यूमन का नेचर ऐसा क्यों है, अगर कोई ऐसा फील कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर वे में सोच रहा है तो क्यों कर रहा है। तो उन सारी मिस्ट्रीज़ को भी सॉल्व करने का काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं। मतलब कि साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं ह्यूमन के साथ साथ एनिमल का बिहेवियर भी की स्टडी भी छुपी हुई है। ओके, ह्यूमन का बिहेवियर तो ठीक है, बट कुछ साइकोलॉजिस्ट एनिमल बिहेवियर से भी डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं टू फाइंड कि व्हाट आर द थ्योरीज दैट आर हिडन बिहाइंड सच बिहेवियर या पर्टिकुलर नेचर ऑफ अ पर्सन और एन एनिमल एज वेल। साइकोलॉजी जो है वो दूसरे साइंसेस से भी रिलेटेड होती है। अभी मैंने कहा था इट इज़ एन अप्लाइड साइंस, तो बाकी और भी फील्ड्स का वर्क यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे देखने को मिलेगा। जैसे कि बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में अगर कोई बायो बैकग्राउंड से तो उन्हें पता होगा कि फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, या तो फिर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ रहे होते हैं ना, नर्वस सिस्टम भी पढ़ रहे होते हैं, किडनीज एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम फिजियोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं। बट देखो, साइकोलॉजिस्ट को इतनी सब की ज़रूरत नहीं होती है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली आपके ब्रेन से, आपके नर्वस सिस्टम से डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों भी आपस में कनेक्टेड हैं। साइकोलॉजिस्ट को फिजियोलॉजी की नॉलेज भी थोड़ी बहुत काम पड़ती है। दिस इज़ व्हाट आई शुड से। ठीक है, तो इनर जो भी बॉडी की वर्किंग्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन के द्वारा ही अफेक्ट हो रही होती है। अब इसके साथ साथ देखो, बायोलॉजी का तो रोल आप समझ गए क्या है साइकोलॉजी में। अब सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पहले देखते हैं। देखिए, सोशियोलॉजी बेसिकली क्या इन्वॉल्व कर रहा होता है, किसी भी पर्सन का इंटरेक्शन के कल्चर से या फिर ह्यूमन सोसाइटी से, वो सब। तो साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी फ्रॉम अ वेंटेज पॉइंट। इंडिविजुअल को किसी भी एक सहूलियत भरे पॉइंट से हम स्टडी कर रहे होते हैं साइकोलॉजी में। इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे हम फॉर्म कर रहे होते हैं। वहीं पे सोशियोलॉजी क्या फोकस कर रहा होता है कि ह्यूमन का बिहेवियर आखिर उसके सराउंडिंग से, उसके सोशल सर्कल से, या जो भी सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, सोसाइटी है, उसके द्वारा कैसे फ्रेम किया जा रहा है ना, कि ह्यूमन के बिहेवियर पे इन सब चीज़ों का क्या इन्फ्लुएंस होता है। ये सब चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में। तो साइकोलॉजी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात करती है, सोशियोलॉजी आपको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बताती है कि किस तरह से आपका बिहेवियर जो है, आपका नेचर जो है, आपका एटीट्यूड जो है, वो सब कुछ सोसाइटी के द्वारा किए जाने वाले एक्शन से, उनके बिहेवियर से, आपके कंपनी से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। तो दे आर समवॉट कोरिलेटेड। अब अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमन का, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं विच इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, कि ओरिजिन कैसे हुआ इन चीज़ों का, कैसे डिफरेंसेस हैं कल्चर बिटवीन द कल्चर ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज़ एंड पीपल एंड सोसाइटी। इन सब चीज़ों के बारे में इट इज़ काइंड ऑफ कंपेरेटिव स्टडी। सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़, कितने क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं, वो सब के बारे में एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो इसका भी एप्लीकेशन आपको दिख सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पैराग्राफ जहाँ पे आपको साइकोलॉजी और साइकियाट्री का डिफरेंस बता रहे हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि साइकोलॉजी और साइकियाट्री एक ही चीज़ होती है, बट नो, इट इज़ नॉट द केस। जो एक साइकियाट्रिस्ट होता है ना, वो उसके पास एक मेडिकल डिग्री का स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि उसे MBBS करना पड़ता है, एक MBBS एंड देन स्पेशलाइजेशन इन साइकियाट्री, तब जाके वो एक साइकियाट्रिस्ट कहलाता है। बट साइकोलॉजिस्ट के केस में नहीं है ऐसा। आइदर आप एक मास्टर्स की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री, या तो फिर सिंपली MA साइकोलॉजी, MSc साइकोलॉजी, ये सब, एंड देन MPhil या फिर डॉक्टरल डिग्री आप होल्ड कर सकते हैं। ये देखिए लिखा है, मोस्ट साइकोलॉजिस्ट है वो डॉक्टरल ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। इसको ऐसा भी कोई MBBS या फिर MS MD कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती एक साइकोलॉजिस्ट को।
वहीं साइकियाट्रिस्ट का क्या लिखा था, उसके पास एक मेडिकल डिग्री होती है, यानी कि MBBS की डिग्री उसके पास होती है। तो ये ही है मेजर डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट। ओके, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कहती है कि ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट साइंसेज में से एक है, यानी कि न्यूली डेवलप्ड जैसा कुछ कुछ है। साइकोलॉजी फॉर्मली एक डिसिप्लिन की तरह 19 सेंचुरी तक नहीं आया था, लेट 19 सेंचुरी तक नहीं आया था, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इसकी जो रूट्स थी वो एंशियंट पास्ट में, हमारे पास्ट में प्रेजेंट थी। बहुत से फिलोसफर्स और जो भी हमारे स्कॉलर्स थे, रिलीजियस स्कॉलर्स हो गए, ये सब कोई, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे माइंड और हमारे सोल के नेचर के बारे में लिखा हुआ है। माइंड क्या होती है, सोल क्या होती है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है, इन सब चीज़ों का वर्णन हमें किन्हीं वर्क्स में दिख सकता है। फिलोसोफर्स का वर्क हो गया या तो फिर रिलीजियस स्कॉलर्स हो गया, उनके कोई भी बुक्स हो गई रिलीजियस, उनमें ये चीज़ें देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री है वो फिलॉसफी के थ्रू इमर्ज होनी शुरू हुई थी। तो चूंकि हमने ये देखा कि जो साइकोलॉजी है उसका रूट कहीं ना कहीं फिलॉसफी से इमर्ज हुआ है, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो कि आखिर कैसे साइकोलॉजी और फिलॉसफी समवॉट कोरिलेटेड बताई गई है, यहाँ पे कैसे इमर्ज हुआ है। लेट अस हैव अ लुक एट दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम एपिस्टेमोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक फील्ड है वो भी फिलॉसफी का। ओके, तो अराउंड 600 to 300 बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिश्चियन एरा भी जिसको कहते हैं, उस टाइम के पहले ग्रीक फिलोसोफर्स, जो कौन कौन से फिलोसोफर्स की यहाँ पे बात हो रही है, सॉक्रेट्स और उनके फॉलोअर्स। उनके फॉलोअर्स कौन कौन थे, प्लेटो और एरिस्टोटल, एरिस्टोटल या फिर अरस्तु जिन्हें हिंदी में कहा जाता है। तो उन्होंने, तो एरिस्टोटल ने और प्लेटो ने, जो कि सॉक्रेट के फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में लिखा है, बिकॉज दे वर कीनली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, ह्यूमन बींग कैसे नॉलेज एक्वायर करते हैं, ये सारी चीज़ें। सो दे रोट अबाउट प्लेजर, पेन, नॉलेज, है ना, फ्री विल, ब्यूटी, डिज़ायर, फ्री विल, यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो इच्छा, वो किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकता है, वो सब। फिर मोटिवेशन क्या है, उनकी मेमोरी, नेचर ऑफ परसेप्शन एंड स्टफ्स लाइक दैट, दे रोट अबाउट इट। यहाँ पे बस सिंपली इतनी सी चीज़ें इस पैराग्राफ में समझाई गई है। लेटर ऑन कंटिन्यूशन में कहा गया है कि उन्होंने ह्यूमन के ट्रेड्स के बारे में भी लिखा, उसको भी थ्योराइज्ड किया। थ्योराइज करना मतलब कि अपने वर्ड्स में उतारा, उसको उन्होंने लिखा। ठीक है, कि जो ह्यूमन के ट्रेड्स होते हैं वो या तो फिर इन्नेट है या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। इन्नेट मतलब कि कोई चीज़ जो हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है, और एक्वायर्ड यानी हम जो चीज़ें बाहर से सीखते हैं, बाहर से जो चीज़ों को हम ग्रास्प करते हैं, जो भी नॉलेज को हम लेते हैं, दोज थिंग्स आर नोन एज एक्वायर्ड एंड दे आर प्रोडक्ट ऑफ आर एक्सपीरियंस। फिर इतना ही नहीं, जो एंशियंट फिलोसोफर्स थे उनके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए विच वर समवॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजी। वो कैसे कैसे क्वेश्चंस थे कि कुछ लोगों का बिहेवियर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, गुड होते हैं, वेल ग्रूम्ड होते हैं। तो इज़ इट लाइक कि वो इनहेरिटेंटली गुड है, मतलब कि अपने एंसेस्टर्स से ही उन्हें ये मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं, या तो फिर इस बिहेवियर को उन्होंने एक्वायर किया है, ये भी क्वेश्चन था, है ना। लोग हैप्पीनेस कैसे, जो खुशी की खोज होती है ना, शांति की एंड स्टफ्स लाइक दैट, तो वो चीज़ को लोग कैसे अटेन करें, ये भी एक क्वेश्चन था। कि जो भी मोटिव्स और ड्राइव्स है, किस तरह के मोटिव्स होने चाहिए लोगों की, किस तरह की उनकी ड्राइव्स होनी चाहिए, किस तरह की थिंकिंग होनी चाहिए, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो थी उस टाइप के क्वेश्चंस विथ टाइम लोगों के माइंड में रेज होने शुरू हो गए। अब ऐसा था ना, एंशियंट टाइम्स में नॉलेज उतनी ज़्यादा थी नहीं लोगों को साइकोलॉजी की, कहीं ना कहीं थी, बट वो एक अलग ब्रांच की तरह इमर्ज नहीं हुआ था, ये ऑलरेडी क्लैरिफाई किया जा चुका है। ओके, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था कि जो मेंटल इलनेसेस हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिमागी बीमारी है, वो सब किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रही है ना, जो बोलते हैं। आज भी कहीं कहीं गांव में और ऐसी जगहों पे ये सब चीज़ों पे विश्वास किया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर ऑफ द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड मेंटल इलनेसेस। तो फिर यहाँ पे सॉक्रेट्स और प्लेटो, प्लेटो कौन थे, सॉक्रेट के फॉलोवर्स थे, उनका मेन फोकस किस पे था, साइकोलॉजिकल फोर्सेस पे, कि कोई ना कोई चीज़ तो है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ही है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मेंटल इलनेसेस, बट नॉट सम सुपर नेचुरल पावर। ओके, एंड मोर रिसेंटली, जो ऐसे अभी विथ द टाइम, विमेन एंड मेन, उन्होंने, नॉर्मल कॉमन मैन एंड विमेन ने मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। फिर आता है यहाँ पे माइंड बॉडी डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, किसने दिया था, रेनी डेस्कार्ट ने।
रेने डेस्कार्ट्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था माइंड बॉडी डुअलिज्म का। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि हमारी माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही अलग एंटिटीज़ हैं, सेपरेट एंटिटीज़ हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, भले ही वो एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है माइंड भी, बट स्टिल माइंड अलग काम करता है, बॉडी अलग काम करती है। ये चीज़ रेने डेस्कार्ट का कहना था। एंड उनका ये मानना था कि ये दोनों चीज़ें आपस में थ्रू पीनियल ग्लैंड इंटरेक्ट करती है। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हमारे बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स होते हैं, लाइक थायराइड ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड्स हो गया, एपोक्राइन, एक्राइन और हाइपोथैलेमस हो गया। देयर आर न्यूमरस ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमारे ब्रेन में ये पीनियल ग्लैंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बात करता है साइकोलॉजी का बर्थ कैसे हुआ एज ए साइंस। तो जो एक ऑफिशियल बर्थ ईयर होता है ना साइकोलॉजिकल, एक हमारा सबका एक ऑफिशियल बर्थ ईयर होता है, ईयर इन विच वी वर बॉर्न। तो उसी तरह साइकोलॉजी का भी 1879 को ऑफिशियल बर्थ ईयर माना जाता है। ठीक है, इसको मतलब ये साइकोलॉजी को एज ए साइंस विल्हेम वंड ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाइप्जिग जर्मनी में स्थापित किया था या फिर स्टैब्लिश किया था। ठीक है, उन्होंने होली डेडिकेटेड लेबोरेटरी साइकोलॉजी की बनाई थी। कहाँ पे? जर्मनी की यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कब? 1879 में। आई विश ये आपको यहीं पे याद होता चल जाएगा। एंड ईयर इज़ एक्सट्रीमली सिंपल बिकॉज यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर्स आए हैं, 7, 8 एंड 9। बस यू हैव टू रीअरेंज दैम, जस्ट इतनी सी चीज़ है। तो एक और नाम भी आता है विलियम जेम्स का। विलियम जेम्स ने भी बहुत इंटरेस्ट दिखाया था साइकोलॉजी में। वो यूनाइटेड स्टेट्स के थे। उन्होंने जब देखा कि हाँ भी एक साइकोलॉजी फील्ड इमर्ज हो रहा है, तो उन्होंने भी बहुत इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, ही वॉज फैसिनेटेड अबाउट साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी एज वेल। 1875 की बात है। 1875 में उन्होंने पहला कोर्स दिया था साइकोलॉजी का। ठीक है, 1890 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक के 2 वॉल्यूम थे। देखिए, 2 वॉल्यूम बुक। ठीक है, मतलब 2 वॉल्यूम्स में ये बुक पब्लिश की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने किया था? जेम्स ने किया था। उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद इमीडिएटली ही उनके टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने लग गई। हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि जेम्स को ही फाउंडर माना जाता था अमेरिकन साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसी से उनकी रेपुटेशन बढ़ती चली गई। ये हुआ। अब ये हैं वो शख्स विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है और ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी हैं। ठीक है, ही ओपन फर्स्ट साइकोलॉजी लैब कब? 1879 में। एंड उन्होंने अप्लाइड लेबोरेटरी टेक्निक्स का भी इजाद किया इन ऑर्डर टू स्टडी माइंड। सो ये नेम तो और भी बार बार यूज़ होता रहेगा। दिस इज़ इट फॉर द डे। आई होप you enjoyed the lecture and we will come across more video lectures on the topic.